Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. sir. Good evening, sir. Good evening. मुझे बताइए मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या करवाया था? मेरे ख्याल से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी अल्कोहल्स की. Yes, sir. Okay. So we started with the chemical properties of alcohols. और फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. कुछ लिखवाया था मैंने आपको उसके बारे में. वीकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. हेडिंग डाली होगी आपने, वीकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. मैंने उसके बारे में कुछ लिखवाया था क्या? सर रिएक्शन लिखवाई. ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार लास्ट क्लास वाला पोर्शन एक बार क्विकली रिकॉल करवा दूं. लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने एक टॉपिक करा था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. एंड विद इन दैट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मैंने आपको दो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करवाई थी. एक तो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स को व्हेनेवर अ वाटर इज एडेड ओवर एल्कीन इन एसिडिक मीडियम, तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H एक कार्बन पे और OH दूसरे कार्बन पे चला जाता है. वी डायरेक्टली गेट अल्कोहल. हमने इसका एक मैकेनिज्म भी समझा था. एक सबसे पहले आपको याद होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होता है, फिर उस प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन के थ्रू एक कार्बोकेटायन बनता है, फिर उस कार्बोकेटायन के ऊपर वाटर अटैक करता है एंड लास्ट में डीप्रोटोनेशन हो जाता है. ऐसे ही मैंने एक दूसरी प्रिपरेशन करवाई थी आपको हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोबोरेशन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन में हमने प्रोपीन या कोई भी एल्कीन ले सकते हो. व्हेनेवर एनी एल्कीन इज सक्सेसिवली ट्रीटेड विद बोरेन, तो आपको पहले तो एक ट्राई एल्काइल बोरेन मिलेगा एंड फाइनली व्हेन वी ट्रीट दैट ट्राई एल्काइल बोरेन, जब हम उस ट्राई एल्काइल बोरेन को H2O2 की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करवाते, तो हमें बोरिक एसिड और प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स. उसके बाद मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करवाई थी. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स. पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव होता है. OH बॉन्ड पोलर होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस पोलर नेचर अल्कोहल ना सिर्फ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, बल्कि अल्कोहल आपस में भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. तो क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कंप्लीटली मिसेबल विद वाटर. वाटर में सॉल्युबल होती हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी के लिए एक प्रॉपर टर्म यूज करी जाती है, मिसिबिलिटी. बिकॉज अल्कोहल भी लिक्विड होते हैं और वाटर भी लिक्विड होता है, और ये दोनों लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन किसी भी कॉम्पोजिशन में विदाउट अटेनिंग एनी सैचुरेशन लेवल मिक्स होते चले जाते हैं. ठीक है, दे आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस बेसिकली. और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्कोहल के आपस में भी मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है. उसके बाद वी स्टार्टेड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में इफ यू रिमेंबर, आप चेक करिए मैंने लिखवाया भी था या नहीं. क्या मैंने आपको ये लिखवा दिया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल्स हैव दिस एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एन इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल. जब ROH में OH बॉन्ड टूटता है, whenever the OH bond cleavage takes place, then these alcohols are acting as a nucleophile, and when the OR bond cleavage takes place, then they act as an electrophile. ये बताया था? यस सर. Yes, sir. तो हमने जो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करना स्टार्ट करा था, दैट वाज द क्लीवेज इन्वॉल्विंग द OH बॉन्ड. यानी कि हम वो रिएक्शंस देखेंगे जिनमें अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. और इस कैटेगरी में टोटल 4 रिएक्शंस करेंगे हम, जिसमें से पहला रिएक्शन मैंने आपको एक हेडिंग डलवाई थी, वीकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. अभी वो पूरा नहीं हुआ है, आज हम उसे फर्दर डिस्कस करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टी में फिर मैं हेडिंग डालता हूं वीकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स. चलिए लेट मी फर्स्ट आस्क यू समथिंग. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि ये तो आपको मालूम ही था कि एसिड वो होता है जो H+ देता है. एसिड इज अ सब्सटेंस दैट फर्निश H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन. लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको एसिड की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी. हु कैन टेल मी ऑल दोस 4 कैरेक्टरिस्टिक की कौन कौन सी 4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने एसिड की बताई थी आपको? Yes, Garv, tell me some characteristics of an acid. Sir, acid turns blue litmus red. Sir, it always reacts with base to form salt and water. Desha, remaining 2 characteristics आप बताइए.
Sir, it's corrosive on skin, and when acid is displaced, it displays with a pop-up sound. When H2 is displaced, sorry. When acid is treated with some reactive metal, whenever any reactive metal is dropped in acid, so that reactive metal displaces hydrogen with a pop-up sound. So बिल्कुल सही बताया आपने. और हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि जो भी कंपाउंड इन चारों कैरेक्टरिस्टिक को एग्जिबिट करते हैं, वो तो हम मान लेते हैं कि डेफिनेटली दे आर वेरी गुड एसिड्स, वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, बिकॉज दे आर एग्जिबिटिंग ऑल द बिहेवियर, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिड. बट देयर माइट बी सर्टेन कंपाउंड जो चारों कैरेक्टरिस्टिक को ना शो कर पाए. हो सकता है 4 में से 3 शो करें, या 2 शो करें, या 1 शो करें. तो जितनी कम कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट होंगी ना, हम उतना वीकर एसिड मानते चले जाएंगे. ठीक है. अल्कोहल के केस में जब हमने ये चारों कैरेक्टरिस्टिक एक एक करके चेक करी, तो हमें पता चला कि अल्कोहल इन 4 में से सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है, रिमेनिंग 3 एग्जिबिट नहीं करता. अल्कोहल लिटमस एक्शन एग्जिबिट नहीं करता. अल्कोहल बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर भी नहीं बनाता. और अल्कोहल्स आर नॉट इवन करोसिव ओवर द स्किन. हाँ, लेकिन एक प्रॉपर्टी अल्कोहल जरूर शो करता है कि कोई रिएक्टिव एलिमेंट लाइक सोडियम या पोटेशियम जब आप अल्कोहल में ड्रॉप करेंगे तो आपको एक पॉपअप साउंड सुनाई देगी. वो इसलिए कि एज सून यू ड्रॉप अ पीस ऑफ सोडियम इन अल्कोहल, दैट सोडियम विल इमीडिएटली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल. और वही वाला रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया था. ROH को जब हम सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो हम देखते हैं RONA बन जाता है. प्लस दिस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड विद अ पॉपअप साउंड. So this is the only property जो एसिड की शो हो रही है थ्रू अल्कोहल, बाकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो हो रही. अब हमें ये समझना है, दो बातें समझनी. हमें ये फाइंड आउट करना है कि अल्कोहल्स बाकी की 3 कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं शो कर रहा. व्हाई अल्कोहल्स आर वेरी वीकली एसिडिक इन नेचर, कॉज समझेंगे. और हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि अल्कोहल एक्चुअली कितने वीक एसिड है. ठीक है, हम ये तो बोल रहे हैं बहुत वीक है, लेकिन किसी चीज से कंपेयर कर देखेंगे. वी शुड कंपेयर इट समथिंग रिलेटेड टू समथिंग. हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि वो कितने वीक है, क्योंकि वीक होना या स्ट्रांग होना इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो जब हम बोलते हैं वीक है, तो वीक मतलब किसी चीज के कंपैरिजन में वीक होता है. ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि वो कितना वीक है. तो चलिए, मैंने इसकी कोई थ्योरी नहीं लिखवाई ना. No, sir. ठीक है, लिखिए इसके अंदर. Alcohols are considered to be very weakly acidic. Alcohols are considered to be very weakly acidic since they neither turns blue litmus red. They neither turn blue litmus red. They neither turn blue litmus red, nor they react with bases to form salt and water. Nor they react with bases to form salt and water. Nor they react with bases to form salt and water. And they are not even corrosive over the skin. And they are not even corrosive over the skin. But any reactive element, like sodium or potassium, can displace hydrogen from them with a pop-up sound. Can displace hydrogen from them with a pop-up sound. Hydrogen from them with a pop-up sound. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. तो अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक क्योंकि अल्कोहल ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करी, बाकी की 3 कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट नहीं करी. और ये रिएक्शन आप ऑलरेडी नोट कर चुके हो. अगर कोई लास्ट क्लास में एब्सेंट था तो ये रिएक्शन जरूर नोट कर लीजिएगा इस थ्योरी के नीचे. ठीक है, दिस इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक जो अल्कोहल शो कर रहा है, बाकी की 3 कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो.
अब इस देखो, इससे ये तो जस्टिफाई हो रहा है इन तीनों प्रॉपर्टीज के ना एग्जिबिट होने से और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट होने से, ये तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि अल्कोहल वीकली एसिडिक है। लेकिन ये तो नहीं पता चलता ना कि व्हाई दे आर वीकली एसिडिक। तो हमें इसका कॉज भी पता लगाना है कि व्हाई दे आर सो वीकली एसिडिक दैट दे आर एग्जिबिटिंग जस्ट वन प्रॉपर्टी एंड दे आर नॉट एग्जिबिटिंग द अदर थ्री कैरेक्टरिस्टिक। सो एक हेडिंग डालिए इसी के नीचे, कॉज ऑफ वीकली एसिडिक नेचर, कॉज ऑफ वीकली एसिडिक नेचर। कॉज क्या है उनके वीक एसिडिक होने का, वो फाइंड आउट करते हैं। कॉज ऑफ वीकली एसिडिक नेचर। देखो ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे देखिए और कुछ नोट नहीं करना। देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल है और अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। एंड यू ऑल नो कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट फर्निश H पॉजिटिव आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। एसिड कोई भी ऐसी चीज होती है जो H+ देती है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर अल्कोहल में से ये H+ निकलता है तो ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा, हेट्रोलिटिकली क्लीव होगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन O रख लेगा, तभी तो H+ निकलेगा। तो लेट अस कंसीडर दिस केस कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए और H+ बाहर निकल गया, तो पीछे बचेगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एंड इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि जब भी कोई एसिड अपना H+ दे देता है तो H+ के निकल जाने के बाद जो रेसिडुअल पोर्शन बचता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। मालूम है आपको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं जब H+ निकल जाता है तो? Yes, sir. Yes, sir. So this is the conjugate base of alcohol. This is called alkoxide ion. इसका नाम है alkoxide ion. अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ये भी मालूम है कि जिन कंपाउंड्स के कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होती हैं, अगर ये ना मालूम हो ना तो हैंड रेस करिएगा, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जिसको ना मालूम। क्या आपको ये मालूम है कि जिन कंपाउंड्स के कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होती हैं वही कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होते हैं, और अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा तो कंपाउंड भी कम एसिडिक होगा या नॉन एसिडिक होगा। ये बात मालूम है सबको कि जिनके कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होते हैं वही ज्यादा एसिडिक होते हैं? Yes, sir. देखो नहीं मालूम, कुछ लोगों को नहीं मालूम। देखो देखिए, ध्यान से सुनिए, जागृति, निशांत, अंशिका, हर्षित, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हर्षित डाका। Yes, sir. हर्षित आपको नहीं मालूम ना, डाउट है? Yes, sir. देखो हर्षित, आप मुझे बताइए कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है ना? एवरीथिंग टेंड्स टू अटेन स्टेबिलिटी। Yes, sir. कोई प्रोडक्ट तभी बनेगा ना जब वो स्टेबल होगा, अगर वो अनस्टेबल होगा तो बनना ही नहीं चाहेगा या वो धीरे धीरे बनेगा, है ना? तो ये कॉन्जुगेट बेस तभी बनेगा जब ये स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल है तो ये बहुत जल्दी बनेगा, अगर ये अनस्टेबल है तो ये धीरे धीरे बनेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, आप बताओ हर्षित, अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो ये जल्दी बनेगा या धीरे बनेगा? जल्दी बनेगा सर। और ये जल्दी कैसे बनेगा? ये जल्दी तभी तो बनेगा जब ये जल्दी से H+ निकालेगा। अगर ये जल्दी से H+ निकालेगा तभी तो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो बेसिकली कोई चीज अगर स्टेबल होगी तो वो जल्दी बनेगी, और वो जल्दी तभी तो बन पाएगी जब यहाँ से H+ जल्दी निकलेगा। और अगर H+ जल्दी निकल रहा है तो मतलब ये चीज ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना। इफ द कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल तो दैट मींस वो बहुत जल्दी बनेगा, और वो जल्दी तभी बना होगा ना जब एसिड ने अपना H+ निकाल के अलग कर दिया होगा। तो H+ क्योंकि इसमें से जल्दी निकल गया तो हम कहेंगे ये ज्यादा एसिडिक। ठीक है, कोई भी चीज तब ज्यादा एसिडिक होती है जब उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट मैनर। आप बताइए, अगर ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हुआ तो ये बहुत धीरे धीरे बनेगा, या हो सकता है ये बनना ही ना चाहे। ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो ये बनना ही नहीं चाहेगा। बनना ही नहीं चाहने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कभी टूटेगा ही नहीं। ऑक्सीजन को पता है कि अगर वो हाइड्रोजन को निकाल के कॉन्जुगेट बेस बना लेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निकालेगा ही नहीं। और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निकालेगा ही नहीं तो हम कहेंगे नॉन एसिडिक है या ये वेरी लेस एसिडिक है।
तो जो चीजें लेस एसिडिक होती हैं वो ऐसी ही बनी रहती हैं, वो अपना H+ निकालती ही नहीं। अगर वो H+ तभी निकालेंगी जब उन्हें लगता है कि H+ निकालने के बाद वो स्टेबलाइज होने वाला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर H+ के निकलने के बाद कोई चीज स्टेबल बनेगी तभी वो अपना H+ निकालेगी, लेकिन अगर उसे लगता है कि H+ निकालने के बाद वो अनस्टेबल हो जाएगी तो वो H+ निकालेगी ही क्यों? कोई अनस्टेबिलिटी की तरफ थोड़ी ना जाना चाहता है, हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। सो आर यू एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, कि अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो वो बनेगा, वो जल्दी बनेगा, लेकिन अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा तो वो बनना ही नहीं जाएगा। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आगे से ये याद रखिएगा, जिन चीजों के कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होते हैं वो चीजें ज्यादा एसिडिक होती हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है एल्कोक्साइड आयन, ये स्टेबल है या ये अनस्टेबल है। देखो, हर यूनिवर्स में हर वो चीज, या यूनिवर्स की बात छोड़ो, हम ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में हर वो कंपाउंड जिसमें चार्ज आ जाता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, एवरी चार्ज स्पीशीज इज अनस्टेबल। हर चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है। हाँ, अगर आप उस चार्ज को किसी तरह से कम कर पाओ तो उसे स्टेबिलिटी मिल सकती है। अगर आप बताइए, किसी भी चीज पे चार्ज स्पीशीज हमेशा अनस्टेबल होती है, न्यूट्रल चीजें ज्यादा स्टेबल, क्योंकि जो चार्ज स्पीशीज है ना, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो दैट इज ऑलवेज रेडी टू अटैक ओवर द पॉजिटिव साइड, और अगर किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो दैट विल ऑलवेज अटैक ओवर द नेगेटिव साइड। लेकिन जिस पे न्यूट्रलिटी है, जिस पे कोई चार्ज ही नहीं है, वो तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करना चाहेगा, ना पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा ना नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो हम कहेंगे वो स्टेबल है। तो न्यूट्रल चीजें स्टेबल होती हैं, चार्ज स्पीशीज स्टेबल नहीं होती। तो आप बताइए, चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है, ये बात समझ गए आप सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि अगर हम उस चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएंगे, अगर हम किसी चीज पे चार्ज है और उस चार्ज को और बढ़ा रहे हैं, तो हम उसे और स्टेबल बना रहे हैं या अनस्टेबल बना रहे हैं? Unstable. Unstable. अनस्टेबल बना रहे हैं। लेकिन अगर हम उसके चार्ज को कम कर दें तो हम उसे स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, जब अल्कोहल ने अपना H+ निकाला तो कॉन्जुगेट बेस बना एल्कोक्साइड आयन। अब इस एल्कोक्साइड में ऑक्सीजन पे एक तो पहले ही नेगेटिव है, पहले ये स्लाइटली अनस्टेबल है, ऊपर से ये जो R ग्रुप होता है ना, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, R ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिट करती हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट, दे विल फर्दर इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को फर्दर इंटेंसिफाई करेंगे, और अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फर्दर इंटेंसिफाई हो गया तो ये कॉन्जुगेट बेस तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। आप बताइए, कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होने का रीजन समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो याद रखिएगा, अल्कोहल के जो कॉन्जुगेट बेस होती हैं, दे आर अनस्टेबल, दे आर डीस्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप व्हिच फर्दर इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन। और क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है, इसीलिए अल्कोहल उस साइड नहीं जाना चाहता, अल्कोहल इधर ही रुके रहना चाहता है। अल्कोहल में H+ निकालने की टेंडेंसी बहुत कम है, क्योंकि उसे पता है कि अगर H+ निकालेगा तो O पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको R ग्रुप और ज्यादा इंक्रीज करके डिस्टेबलाइज कर देगा। सो दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक। अल्कोहल, हाँ, अगर देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता ना, कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को पीछे खींच लेता, तो वो उसके नेगेटिव चार्ज को पीछे खींच के स्टेबलाइज कर देता, फिर वो चीज ज्यादा एसिडिक हो जाती। लेकिन अल्कोहल वीकली एसिडिक, अल्कोहल के पुअर एसिडिक होने का रीजन है ये अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन पे आए हुए नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाने से ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाता है, और अगर ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो ये बनना ही नहीं चाहेगा, या बहुत धीरे धीरे बनने की टेंडेंसी एग्जिबिट करेगा। दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर वेरी वीकली एसिडिक इन नेचर। तो बताइए, सब लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर नहीं आया हो ना तो बता दिया करो, बिल्कुल फ्रैंकली, मैं दोबारा ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखिए, अभी ये इक्वेशन मत लिखिए, पहले आप रीजन लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए। Alcohols are weakly acidic in nature. Alcohols are weakly acidic in nature. Alcohols are weakly acidic in nature since their conjugate base, conjugate base के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए एल्कोक्साइड आयन, conjugate base alkoxide ion
is destabilized by the plus I effect, destabilized by the plus I effect, destabilized by the plus I effect of electron releasing, plus I effect of electron releasing alkyl group, electron releasing alkyl group, which further intensify the negative charge over oxygen, further intensify the negative charge over oxygen. और उसके नीचे ये नोट कर लीजिए इक्वेशन, further intensify the negative charge over oxygen, और उसके नीचे ये इक्वेशन नोट कर लीजिए. करा नोट? Yes, sir. ठीक है. देखिए, अब आपसे आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे दे रहा हूं. देखिए, लेट अस कंसीडर दीस 3 अल्कोहल्स, इनफैक्ट 4 अल्कोहल्स मैं आपके सामने बना रहा हूं. अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन अल्कोहल्स को ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप में से कोई बता सकता है इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा और क्यों? तो टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये किसने बोला? तो संस्कृति. दर्शिता, आपको लगता है संस्कृति ने सही बोला है? Yes, sir. गौरी, आपको भी लगता है? No, sir. आपको ये लगता है? Yes, sir. विशेष? सर टर्शरी वाला ही होगा. ओके. सानवी? टर्शियरी. लावण्य? Sir, tertiary. वृंदा? So tertiary. तरुषी? तरुषी? हर्षित? सर टर्शरी. So, जैसे जैसे टर्शियरी की आवाज आती जा रही होगी, गौरी आपको अपने ऊपर डाउट होता जा रहा होगा, लेकिन गौरी का आंसर बिल्कुल सही था. देखिए, टर्शियरी वाला कैसे हो जाएगा आप खुद सोचिए ना. टर्शियरी वाले में तो इतने सारे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये अल्काइल ग्रुप तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे. भाई ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जब इतने सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ना. और अगर ये नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया तो ये कॉन्जुगेट बेस तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ना. Yes, विशेष, sir. संस्कृति एंड एवरीबॉडी जो भी टर्शियरी बोलते जा रहे थे, बताओ. संस्कृति, आप बताइए, समझ में आया? Yes, sir. ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है? So unstable. तो फिर तो टर्शियरी वाला कम एसिडिक होगा ना, फिर तो ये ज्यादा एसिडिक होगा. इसका कॉन्जुगेट बेस रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस पे सिर्फ
देखो इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप का नेगेटिव चार्ज बेयर अप करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये इथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इसमें दो दो अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, वहां तीन तीन अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। सो बताइए सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमंग द आइसोमेरिक अल्कोहल, अभी आप ड्रॉ मत करिएगा, पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, अमंग द आइसोमेरिक अल्कोहल्स, अमंग द आइसोमेरिक अल्कोहल्स, among the isomeric alcohols, the acidic strength of various alcohols, the acidic strength of various alcohols will vary as के नीचे ये ऑर्डर नोट कर दीजिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। Thus among the isomeric alcohols, the acidic strength of various alcohols will vary as के नीचे ये ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ है। टर्शियरी अल्कोहल्स लीस्ट एसिडिक होंगे क्योंकि टर्शियरी में तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल कर देंगे। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा उतना चीज पुअर एसिडिक हो जाएगी। अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का रीजन तो मुझे बता दीजिएगा। सो सब लोग बताओ, अर्णव, वंशिका, अनुभव, आर्यन, बेनी, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes. अब देखिए मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मैंने आपको ये बताया था ना सिर्फ हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अल्कोहल वीकली एसिडिक क्यों है, बल्कि हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि वो कितने वीकली एसिडिक। लेट अस कंपेयर इट विद समथिंग जिसके बारे में हमें पहले से मालूम है, कोई ऐसे कंपाउंड की एसिडिक नेचर से इसे कंपेयर करती हैं जिसकी एसिडिक नेचर के बारे में हमें पहले से मालूम है। देखते हैं कितने वीकर एसिड्स हैं अल्कोहल। देखो this is alcohol ROH and let us compare with this, let us compare it with this HOH. HOH is water। देखो वाटर की तरह, अल्कोहल की तरह वाटर में भी कंसीडर करो कि जैसे OH बॉन्ड यहां पे हेटेरोलिटिकली टूटा और H प्लस निकल गया, अगर वाटर में भी ऐसा होता कि OH बॉन्ड हेटेरोलिटिकली क्लीव होता और H प्लस निकल जाता, तो बताओ वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस होता है एल्कोक्साइड, वाटर का कॉन्जुगेट बेस होता है हाइड्रोक्साइड प्लस H पॉजिटिव। अब इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, तो एक्चुअली में तो दोनों ही अनस्टेबल है। लेकिन फिर भी अगर हम रिलेटिव कंपैरिजन करें तो ज्यादा अनस्टेबल कौन है, एल्कोक्साइड या हाइड्रोक्साइड? सर एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड, बिकॉज याद रखिएगा H इज नाइदर रिलीजिंग नॉर विड्रॉइंग। H ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ना विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को ना बढ़ाएगा ना कम करेगा, ऑक्सीजन पे जितना अपना नेगेटिव है उतना ही रहेगा। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन पे अपने नेगेटिव के साथ साथ पीछे से अल्काइल ग्रुप का नेगेटिव चार्ज भी इंटेंसिफाइड होगा। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्योंकि ज्यादा है तो इसलिए अल्कोक्साइड आयंस ये वाले कॉन्जुगेट बेस ज्यादा अनस्टेबल है। रिलेटिवली वाटर का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, और अगर वाटर का कॉन्जुगेट बेस रिलेटिवली मोर स्टेबल है तो इसके बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी कि वाटर में से H प्लस निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इवन वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाटर जैसे आप न्यूट्रल कंसीडर करते हो, जिसका पीएच आप 7 कंसीडर करते हो, उस वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल वाटर से भी वीकर एसिड्स हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो कि नहीं? यस। रिलेटिवली मोर स्टेबल conjugate base
आपने ऊपर वाली इक्वेशन तो ऑलरेडी नोट कर रखी है, एक बार नीचे वाली इक्वेशन नोट करिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, फिर मैं इसके नीचे आपको थ्योरी लिखवाता हूं। वाटर वाली इक्वेशन नोट करो। नोटेड? Yes, sir. लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखो इसके नीचे। इट मस्ट बी नोटेड दैट it must be noted that alcohols are even weaker acids than water. Alcohols are even weaker acids than water. Alcohols are even weaker acids than water. Since the conjugate base of water, conjugate base of water के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन। Conjugate base of water is relatively more stable than the conjugate base of alcohol. ठीक है, हो गया? Yes, sir. Then the conjugate base of alcohol. तो देखिए, this was the first chemical property, weakly acidic nature of alcohol, जिसमें हमने डिस्कस करा कि अल्कोहल वीकर एसिड्स होती हैं। उनमें उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक में से सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करी थी, और वो क्यों वीकर एसिड थे और वो कितने वीकर एसिड थे, हमने वो सब कंपेयर कर लिया। ठीक है, दैट वाज अ शॉर्ट प्रॉपर्टी। अब हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल, बहुत इजी सी केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की हेडिंग डालिए, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लिखिए इसके अंदर, when alcohols are treated with Grignard reagent, alcohols are treated with Grignard reagent, then alkanes corresponding to Grignard reagent are obtained. Alkanes corresponding to Grignard reagent are obtained. लिखा? Yes, sir. Yes. देखो, आपको याद है हमने लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा था। चैप्टर पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। याद है ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और उसका रीजन हमने क्या बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। अगर ये वाटर है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी पोजेस करते हैं, और जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या बना लेते थे? एल्केन। यहां से R और यहां से H निकल जाता था, एल्केन बन जाता था।
तो ये याद रखिएगा, ये जो एबिलिटी होती है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर में से H+ निकालने की, ये अल्कोहल के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। जैसे ये वाटर है, हम बस इसमें इतना चेंज कर दें, यहाँ पे HOH की जगह ROH ले लें, तो इवन विद अल्कोहल वाटर कैन फॉर्म एल्केन। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करवाओगे ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एबिलिटी होती है कि वो अल्कोहल का भी H निकाल लेते हैं और एल्केन बना लेते हैं। ये देखिए, जो जैसा रिएक्शन इनका वाटर के साथ होता है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही रिएक्शन अल्कोहल के साथ भी होता है। और आप देखिए साइड प्रोडक्ट में मिलेगा, ये जो OR ग्रुप है ये Mg पे लग जाएगा, Mg के एक तरफ OR और एक तरफ X। मैं पहले आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप नोट करिएगा बात। मान लीजिए हम मीथेनॉल ले लेते हैं, लेट अस टेक मीथेनॉल, एंड मीथेनॉल को हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो बताइए कौन सा एल्केन मिलेगा? Methane. मीथेन। मीथेन प्लस CH3O, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये Mg पे लग जाएगा, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए, अभी नोट नहीं करना, पहले मैं एक चीज और आपसे, एक बड़ा छोटा सा एक लॉजिकल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। ये मीथेनॉल था और ये मीथेन बना, तो आप लोगों ने देखा कि मीथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके मीथेन बनाया। मानते हो आप इस चीज को? मीथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मीथेन। तो कोई मुझे बता सकता है कि इथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाएगा? इथेन। नहीं, Ethane. देखो इथेनॉल ले लो C2H5OH, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो CH3MgBr, तो यहां पे भी तो आप देखिए मीथेन ही बन रहे हैं। इसका मतलब एल्केन कौन सा बनेगा? ये अल्कोहल पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अल्कोहल तो बस अपना H दे रहा है, उसकी पीछे की सारी चेन एज इट इज बची रह जाएगी, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में C2H5MgBr ले लूं तो आपको इथेन मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा एल्केन मिलेगा, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट वुड नेवर बी डिसाइडेड बाय अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल कार्बन चेन नहीं दे रहा, अल्कोहल सिर्फ हाइड्रोजन दे रहा है। मेन कार्बन चेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रही है। बताइए आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. एंड दैट्स व्हाट मैंने थ्योरी में आपको यही लिखवाया, आप एक बार पढ़कर देखो, मैंने लिखवाया है। मैंने लिखवाया एल्केन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर ऑब्टेन्ड। समझ में आया? Yes, sir. नोट करिए इसे, एक जनरल एग्जांपल नोट कर लो, एक एग्जांपल नोट कर लो, कोई दोनों करना चाहते हो तो दोनों कर लो और नोट करके मुझे बताइए। सो दिस वाज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके भी एल्केन्स बनाते हैं। हो गया सर। Okay. Sir, done. Okay. Now let's move on to the third chemical property. Third chemical property is acylation. एक important chemical property है, ACYLATION, acylation. लिखिए, इसकी थ्योरी लिखिए। When alcohols are treated with alcohols are treated with either acid chlorides
either acid chlorides or acid anhydrides or acid anhydrides or acid anhydrides in presence of a strong base, in presence of a strong base, in presence of a strong base like pyridine, in presence of a strong base like pyridine, then esters are obtained. Esters are obtained. Strong base like pyridine, then esters are obtained. किसी का मिस तो नहीं हुआ? सबने लिख लिया? सर बस फर्स्ट लाइन में हो गई, इसके आगे का लिख लिया। एक बार दोबारा से बोलता हूं, दोबारा चेक कर लीजिए सब लोग। When alcohols are treated with either acid chlorides or acid anhydrides in presence of a strong base like pyridine, then esters are obtained. लिख लिया अनुभव एंड एवरीबॉडी? सबने लिख लिया? यस। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि असाइलेशन जैसे क्लोरीनेशन आप उसे बोलते हैं, इसमें क्लोरीन लगाते हो, नाइट्रेशन आप उसे बोलते हैं, इसमें नाइट्रो लगाते हो, वैसे असाइलेशन में कौन सा ग्रुप लगता है मालूम है? असाइलेशन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें असाइल ग्रुप हम किसी चीज के ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आप में से काफी लोग भूल जाते हो अक्सर कि असाइल ग्रुप क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं असाइल ग्रुप होता है ये RC डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को असाइल ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे यार कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी चेन लेंथ, ठीक है? तो इस ग्रुप को असाइल ग्रुप बोलती हैं। और जब भी हमें असाइलेशन करनी होती है, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर ये ग्रुप लगाना होता है, तो असाइलेशन के लिए हम दो तरह के रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ये ग्रुप हमें दो जगह से मिल सकता है, या तो एसिड क्लोराइड से। आपको मालूम है एसिड क्लोराइड ये होते हैं RCOCl। ये देखो इसमें असाइल ग्रुप मिल रहा है आपको, तो एसिड क्लोराइड में से असाइल ग्रुप मिल सकता है, या फिर एसिड एनहाइड्राइड। अब ये बताओ एसिड एनहाइड्राइड किसको नहीं मालूम कि क्या होता है? हु डजंट नो एसिड एनहाइड्राइड? मालूम है सबको? देखो एसिड एनहाइड्राइड सुन लो, सब लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे याद रखिएगा। ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, आप 11th में भी पढ़ी थी लेकिन फिर भूल गए, ठीक है? तो आप एक बार फिर से सुनिए, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। दर्शिता मुझे ये बताओ कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनाया है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही बताया। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एसिटिक एसिड बना है। दिस इज एन एसिडिक एसिड। इसके सामने एक और मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड का बना रहा हूं मैं। दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड। मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आमने सामने से आ रहे हैं, और मगर इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के हीट कर दूं, तो हीट करने से क्या होगा? इन कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर निकल जाएगा। ऐसे दो एसिड में से मिला के एक वाटर निकल। अब बाहर वाले पोर्शन को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो बना ना, इसे बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब समथिंग विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर। तो एसिड, जब दो एसिड आमने सामने से आती हैं और उनमें से वाटर निकल जाता है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसे हम एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। और आप देखिए ये जो असाइल ग्रुप है ये यहां पे भी मिल जाएगा हमें, ये देखिए असाइल ग्रुप, ठीक है? तो एसिड एनहाइड्राइड से भी असाइल ग्रुप मिल जाता है। तो या तो अल्कोहल को एसिड क्लोराइड से या एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो आपको एस्टर्स मिलेंगे। अब आप सब लोग बताइए, मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, लेकिन आपको समझ में आया एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं? यस Yes. ये क्योंकि दोनों एसिटिक एसिड थे, इसलिए इस एसिड एनहाइड्राइड का नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक जिस एसिड से बनते हैं ना,
उसी एसिड के नाम के आगे एनहाइड्राइड लगा देते हैं। इसका IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड, 2 इथेनोइक एसिड हैं, तो हम इसे बोलेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो नेमिंग भी ऐसे करी जाती है। मान लो 2 प्रोपेनोइक एसिड आ रहे हैं तो हम बोलेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, अगर 2 ब्यूटानोइक एसिड आ रहे हैं तो बोलेंगे ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड। सही है, समझ गए ना कैसे नेमिंग करी जाती है एनहाइड्राइड्स की? Yes, sir. Yes. कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है इस उनके माइंड में? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है? नहीं हो रहा? मैं बता देता हूं। क्या किसी के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं हो रहा कि अगर 2 अलग अलग एसिड आ गए तो क्या होगा? ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, एक एसिड कोई और, एक एसिड कोई और आ जाए और वो कंबाइन होकर वाटर निकाल दें, तो फिर एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे होगी? तो देखिए, अगर मान लीजिए एक इथेनोइक एसिड आ गया और एक प्रोपेनोइक एसिड आ गया, तो हम इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ऐसे बोल देंगे, फिर दोनों का नाम बोलेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों इथेनोइक है तो हम सिर्फ इथेनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे, दोनों प्रोपेनोइक है तो हम सिर्फ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों ही आ गए आमने सामने से तो हम बोलेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो फिर उस हिसाब से नेमिंग करी जाती है। ठीक है? सर, यस। सर जब 2 अलग अलग होंगे तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे ना? नहीं, 2 सेल्फ वो तो डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन क्या करवा रहे हो, वो तो इट डिपेंड्स रिएक्शन क्या करवा रहे हो। लेकिन मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि नेमिंग कैसे करेगा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी कि अगर हम इथेनोइक एसिड भी ले लें और प्रोपेनोइक एसिड भी ले लें और उनको मिला के हीट करें तो इथेनोइक इथेनोइक के साथ भी कंबाइन होगा, प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक के साथ भी कंबाइन होगा, दोनों आपस में भी कंबाइन। बट द थिंग इज दैट कि उसकी नेमिंग कैसे होगी जिसमें 2 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उसे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है? यस सर। देखिए, मान लीजिए हम ये अल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH and let us treat this alcohol with CH3COCl in presence of a base pyridine। अभी मैं आपको बताऊंगा pyridine क्या होता है और क्यों लिया जाता है, वो भी बताऊंगा। तो देखिए, जब इसमें हीट करना पड़ता है, स्लाइट हीटिंग इज रिक्वायर्ड, थोड़ी सी वार्मिंग रिक्वायर होती है। तो जब आप अल्कोहल को एसिड क्लोराइड्स के साथ हीट करेंगे तो आप देखिए यहां से H और यहां से Cl, HCl निकल जाए। और अब यहां से स्टार्ट करते हुए ज्वाइन कर दो, लेकिन इस साइड से स्टार्ट करते हुए बोलो क्या बनेगा? इस साइड से स्टार्ट करते हुए फॉर्मूला बोलिए सब लोग। CH3C double bond O OCH 2CH3 यानी कि OC2H5 ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए ये एस्टर है ना, CH3COO C2H5 RCOOR। ठीक है, तो बस HCl प्लस HCl साइड प्रोडक्ट में HCl दिखा देता हूं। एक बार एक एग्जांपल और देखें, फिर दोनों एग्जांपल एक साथ नोट कर लें। मान लीजिए हम इसी अल्कोहल को, यही वाला अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, इसको हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। आपकी बात देखिए, ये एसिड एनहाइड्राइड है, मैंने अभी अभी जो आपको दिखाया था, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो देखिए यहां पे भी जब आप हीट करोगे एसिडियल हीट, तो जैसे ऊपर HCl निकला था ना, नीचे क्या निकलेगा? देखिए नीचे निकलेगा एसिडिक एसिड, ये एसिड निकलेगा देखो। लेकिन बाहर यही वाला असाइल ग्रुप है जो यहां था, यही वाला असाइल ग्रुप होके आगे लग जाएगा, यू विल गेट द सेम एस्टर जो ऊपर बना था, वही वाला एस्टर यहां बन जाएगा CH3CO C2H5 along with एसिडिक एसिड। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो जब हम अल्कोहल्स को या तो एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक pyridine, देन एस्टर्स आर ऑब्टेन्ड। ये दोनों रिएक्शंस नोट करिए जल्दी से।
नोट करा? Yes, sir. सबने नोट कर लिया? Yes. ठीक है, देखिए मैं आपको पिरिडीन के बारे में बता दूं, पिरिडीन क्या होता है और क्यों लिया गया है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, पिरिडीन इज C5H5N। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हो तो ये होता है। जैसे बेंजीन तो C6H6 होती है, अब यहाँ पे क्या है, हमने C5H5 5 कार्बन है और जो 6th वाला कार्बन था उसकी जगह हमने नाइट्रोजन एम्बेडेड कर रखा है, रिंग में ही एम्बेडेड है नाइट्रोजन, ठीक है। और एनीथिंग दैट कंटेन अ लोन पेयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पिरिडीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब क्वेश्चन ये कि हमने लिया क्यों ये। देखो इन दोनों ही रिएक्शन में आप देखिए एस्टर के साथ साइड प्रोडक्ट एसिड बनता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप पिरिडीन लोगे ना, तो पिरिडीन क्या करेगा, जैसे ही प्रोडक्ट की तरफ एसिड बनेगा तो ये बेस है, ये इस एसिड को कंज्यूम कर देगा, इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। चाहे ये एसिड हो या ये एसिड हो, एसिड इज इमीडिएटली न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस, ठीक है। और जैसे ही एसिड न्यूट्रलाइज होगा, यानी कि एक बाय प्रोडक्ट आप कम कर दोगे, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाएगा। ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी भी चीज की कंसंट्रेशन कम कर देते हो तो रिएक्शन और आगे शिफ्ट हो जाता है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये याद रखिएगा, जैसे पिरिडीन यहां से एसिड को कंज्यूम करेगा तो एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो रिएक्शन क्या करेगा, एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और आगे शिफ्ट होगा, और जब रिएक्शन और आगे शिफ्ट होगा तो उससे एस्टर की कंसंट्रेशन भी तो बढ़ेगी, तो एस्टर की यील्ड बढ़ेगी। बताओ सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बताता हूं इसको, ठीक है। सबसे पहले तो ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, कर लिया। Yes, sir. लिखिए इसके नीचे, in above reaction pyridine is used to consume all the acid produced on the product side thereby shifting the reaction in forward direction, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। According to the Lee Chatelier principle, shifting the reaction in forward direction according to the Lee Chatelier principle, as a result of which the concentration of the the yields of ester is increased. As a result of which the yield of ester is increased. Yield of ester is increased. ठीक है, समझ में आ गया? किसी का मिस तो नहीं हुआ? लिख लिया ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब हम इस कैटेगरी का आखिरी रिएक्शन देखेंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि हम वो कैटेगरी कर रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड टूटता है और अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। इस कैटेगरी में मैं 3 रिएक्शंस ऑलरेडी करवा चुका हूं। नाउ वी आर मूविंग टू द 4th रिएक्शन। ये इस कैटेगरी का आखिरी रिएक्शन है। फिशर एस्टरिफिकेशन।
Fisher was the name of scientist और esterification is the name of this reaction, क्योंकि इसमें एस्टर्स बनते हैं इसलिए इसका नाम एस्टेरिफिकेशन है। और फिशर वो साइंटिस्ट है जिसने ये रिएक्शन हमें दिया था। लिखिए इसकी थ्योरी लिखिए। When alcohols are treated with carboxylic acid, when alcohols are treated with carboxylic acids, alcohols are treated with carboxylic acids, in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4, then intermolecular dehydration takes place. Intermolecular dehydration takes place. Intermolecular dehydration takes place resulting in the formation of ester. Resulting in the formation of ester and water. Resulting in the formation of ester and water. लिखा यहां तक? सर फिशर रिएक्शन रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर से सुन लो। When alcohols are treated with carboxylic acids, when alcohols are treated with carboxylic acids, alcohols are treated with carboxylic acids in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4, then intermolecular dehydration takes place. Intermolecular dehydration takes place. Intermolecular dehydration takes place, resulting in the formation of esters. Resulting in the formation of ester and water. Resulting in the formation of ester and water. अभी एक लाइन और बोलनी है, पहले बताइए यहां तक लिखा कि नहीं? Resulting in the formation of ester and water. Yes, sir. However, next line में लिखो, however, the reaction is reversible in nature. The reaction is reversible in nature. However, the reaction is reversible in nature due to which either the ester or the water, either the ester or water, either the ester or water has to be immediately removed, has to be immediately removed. Either the ester or water has to be immediately removed from the reaction mixture. Immediately removed from the reaction mixture. So what from the reaction mixture? Reaction mixture. अब आज आप लोग बस लिख लो इसके बारे में, इसे समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसे समझते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन। आज इतना ही कर लो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Thank you. Good evening, sir. Good evening. Sir.